नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस का। जी हाँ, तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक हमने कर लिया है। चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कैमरे को कर लेंगे थोड़ा सा फोकस जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी रचना रेणु की, जी हाँ, तो निम्न में से कौन सी रचना रेणु जी की रिपोर्ताज विद्या पर आधारित है। रिपोर्ताज विद्या पर आधारित कौन सी है? तो ऋण जाल और धन जाल। जी हाँ, तो ऋण जाल धन जाल जो है वो इस विद्या पर आधारित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रेमचंद जी की, जी हाँ, तो प्रेमचंद जी की वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम जो है धनपत राय है। क्या है? धनपत राय जो है इनका वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है नागार्जुन का मूल नाम क्या है? जी हाँ, तो नागार्जुन का मूल नाम जो है वो क्या है? तो नागार्जुन का जो मूल नाम है वह है वैद्यनाथ मिश्र। जी हाँ, तो वैद्यनाथ मिश्र जो है इनका नाम है, नागार्जुन जी का मूल नाम है। अगला प्रश्न है बच्चे गवाह नहीं हो सकते। जी हाँ, तो बच्चे गवाह नहीं हो सकते किसकी रचना है? तो बच्चे गवाह नहीं हो सकते ये जो रचना है पंकज बिष्ट की है। किसकी है? पंकज बिष्ट की ये रचना है। अगला प्रश्न है चूका भी नहीं मैं, जी हाँ, तो चूका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो शमशेर बहादुर। जी हाँ, तो शमशेर बहादुर जो हैं इसके रचनाकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है निम्न, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से गगन गिल की कौन सी कविता है? जी हाँ, तो गगन गिल की कौन सी कविता संग्रह है? तो इसका राइट आंसर जो है थपक थपक दिल थपक थपक। जी हाँ, तो थपक थपक दिल थपक थपक जो है वो गगन गिल की कविता का संग्रह है। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि गोकुल विनोद, जी हाँ, तो गोकुल विनोद के कवि कौन है? तो गोकुल विनोद के जो कवि हैं वो घनानंद है। जी हाँ, तो घनानंद जो हैं वो गोकुल विनोद के कवि, यानी कि गोकुल विनोद नाम की कविता जो है किसने लिखी है? तो घनानंद ने लिखी है। अगला प्रश्न जो है प्रभाकर जी के पिता का क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर जी के पिता का क्या नाम था? तो प्रभाकर जी के पिता का जो नाम जो था वो दुर्गा प्रसाद था। क्या था? दुर्गा प्रसाद जो था प्रभाकर जी के पिता का नाम था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण किस लिए जाना जाता है? यहाँ तो जयप्रकाश नारायण को किस लिए जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो 1970, ये इसका राइट आंसर जो है ए है, 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पद्मावत में, जी हाँ, तो पद्मावत में किस रानी की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है? तो पद्मावत की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो पद्मावत की अगर बात की जाए तो रानी, जी हाँ, तो रानी पद्मिनी का, जी हाँ, तो रानी पद्मिनी का कथा का रोचक वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है कृष्ण कुमार का जन्म स्थान, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कुमार का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? तो कृष्ण कुमार जी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? तो आपका टिक्कमगढ़, जी हाँ, तो टिक्कमगढ़ जो है वो कृष्ण कुमार जी का जन्म स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कबीर जी की भाषा कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, कबीर जी की भाषा कौन सी है? तो कबीर जी की भाषा जो है वो कौन सी है? तो कबीर जी की भाषा जो हो जाएगी आपकी सदुकड़ी। जी हाँ, तो सदुकड़ी जो है वो कबीर जी की भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारतेंदु, जी हाँ, तो भारतेंदु के पिताजी का क्या नाम था? जी हाँ, तो भारतेंदु जी के पिताजी का नाम क्या था? तो भारतेंदु जी के पिताजी का नाम जो था वो गोपाल चंद्र था। क्या था? गोपाल चंद्र था। अगला प्रश्न है
ताश के पत्ते, जी हाँ, तो ताश के पत्ते का शहर उपन्यास किसके लेखक है? जी हाँ, तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो राजकमल चौधरी, जी हाँ, तो राजकमल चौधरी हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है ऑस्कर पुरस्कार से, जी हाँ, तो ऑस्कर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, तो ऑस्कर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यजीत रे, जी हाँ, तो सत्यजीत रे को जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न जो है वो हमारा पैसेज है, तो पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखेंगे। पैसेज को देखते हैं। द मोस्ट फ्राइटनिंग एस्पेक्ट ऑफ malnutrition is that is likely to cause permanent brain damage. Experiment carried out on animals suggest that brain damage due to malnutrition is irreversible, but not be true of human beings. Nevertheless, known fact as well as result of test conducted so far point out alarming conclusion. The human brain grow fast, very fast. 3 months before its birth, the child brain weight 1/4 of the adult brain. In 1 year, the brain of a child already 66% of weight of adult brain. At 4 year the brain weight 99%, and at 8 year the brain is the size of adult, and there is no further increase, नेक्स्ट में है quite absolutely the first 4 year are circular for the development of the brain, and if the child suffer from malnutrition, the damage to the brain may will be परमानेंट। जी हाँ, तो डैमेज द ब्रेन परमानेंट। तो इसी के आधार पे जो है हमारा प्रश्न है। जी हाँ, तो इसी के आधार पे जो है हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है द मोस्ट सीरियस हार्म दैट मे बी केज बाई मेल न्यूट्रिशन इन चाइल्डिश। जी हाँ, तो चाइल्डहुड इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अनुसार जो है हमने लास्ट में ही पढ़ा कि परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन, यहाँ पे दिया हुआ है द डैमेज टू द ब्रेन में विल बी परमानेंट, यानी कि डैमेज ब्रेन जो है वो परमानेंटली जो है डैमेज हो सकता है। जो है तो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है वो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ए गुड न्यूट्रिएंट्स इज इजेंटल द फर्स्ट 4 year ऑफ चाइल्ड लाइफ बिकॉज, क्योंकि उसी वक्त जो है ब्रेन का डेवलपमेंट अधिक होता है। तो इसके अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। एट 4 द ब्रेन वेट 99%। जी हाँ, तो 99%, इसीलिए जो है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट जो है कहा जा रहा है द थीम ऑफ द पैसेज। तो द थीम ऑफ द पैसेज इज, तो पैसेज का जो थीम है वो क्या है? तो इसका पैसेज का थीम जो है मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट, मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट जो है ये पैसेज का थीम है। अगला जो प्रश्न है कहा जा रहा है फाइंड आउट, जो तो फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए, जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए कौन सा जो है अदर वर्ड हो जाएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए अदर वर्ड जो है वो क्रूकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूकल जो है इसका क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। अगर आगे की ओर बढ़ेंगे, जी हाँ, तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है पिक आउट द ऑब्जेक्ट क्लूज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है देयर वाज अ रीजन वाई ही कम लेट। जहाँ तो वाई ही कम लेट, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई कम लेट। वाई ही नहीं लगेगा, वाई ही कम लेट जो है वाई कम लेट, ये जो हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में जो है ये भी एडवर्ब क्लूज को चूज करने के लिए बोल रहा है। बोला जा रहा है द मोर सी गेट द मोर सी डिमांड। जी हाँ, तो द मोर सी गेट द मोर सी डिमांड। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा। तो गलत वाले पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए द मोर सी गेट। जी हाँ, तो द मोर सी गेट जो है इसमें जो है गलत वाला पार्ट नहीं, एडवर्ब वाला पार्ट। तो यहाँ पे मोर सिगेट जो है फर्स्ट वाला यानी कि द मोर सिगेट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ब वाला पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है कंबाइन दे सिंपल सेंटेंस इनटू द कंपाउंड सेंटेंस। या तो कंपाउंड सेंटेंस को जो है वो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है डोंट डू नॉट वॉक क्विकली यू में फेल। जी हाँ, तो डू नॉट वॉक क्विकली यू में फेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो है डू नॉट वॉक सो क्विकली यू में फेल, यानी कि जल्दी से नहीं चलना चाहिए। जी हाँ, जल्दी से नहीं चलो नहीं तो गिर जाओगे। आगे जो है प्रश्न में बोला जा रहा है। जी हाँ, तो अगले प्रश्न में जो है वो बोला जा रहा है आई वॉन्ट टू द फेयर। जी हाँ, तो आई वॉन्ट टू द फेयर आई बाउट अ सीनरी। जी हाँ, तो आई बाउट अ सीनरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका आई वेंट टू द फेयर। जी हाँ, तो आई वेंट टू द फेयर एंड बाउट अ सीनरी। यानी कि यहाँ पे एंड जो है वो क्या हो गया था, छूट गया था। यानी कि दो सेंटेंस को कौन ऐड करता है, तो आपको कंजक्शन ऐड करता है। तो यहाँ पे कंजक्शन छूटा हुआ था। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है। तो अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग टू वर्ब इनटू नाउन। नाउन में आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो अप्रूव का क्या होता है। तो अप्रूव का जो नाउन बनाएंगे वो अप्रूवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अप्रूवल। अप्रूव का अप्रूवल हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है वो जो बोला जा रहा है सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सपीरियंस द सम सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आई केम होम। जी हाँ, तो आई कम होम एट नाइट। जी हाँ, तो आई कम होम लास्ट नाइट सैड ही। तो सैड ही जो है वो आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ही आपको क्या हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो है हो जाएगा कि ही सैड। तो सैड होगा तो ही सैड दैट। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ही सैड दैट ही हैड कम होम एट प्रीवियस नाइट। तो लास्ट नाइट का क्या हो जाता है, प्रीवियस नाइट हो जाता है। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है द बिहेवियर। जी हाँ, तो द बेगर सैड पॉवर्टी इज ग्रेट कर्स। तो पॉवर्टी इज ग्रेट कर्स। तो बेगर सैड हो रहा है। तो द बेगर सैड दैट। तो बेगर सैड दैट तो है जो तीन में है। तो तीन गो में है तो तीन गो में से कौन सा एक होगा। तो इसका राइट आंसर के अनुसार इसके अनुसार जो है क्या हो जाएगा, बेगर सैड दैट हैज का हैड हो जाएगा। जी हाँ, तो हैज का हैड यानी कि इसके अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है डी हो रहा है, हैज का। देखिए हैज का जो यहाँ पे इज का हैज हो जाएगा यानी कि हैड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। यानी कि द बेगर सैड दैट पॉवर्टी हैज बीन ग्रेट क्रश। इसका राइट आंसर, सॉरी ये गलत आंसर लग गया, बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इज है तो इज ही होना चाहिए। सत्य जो सही रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जी हाँ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा दोस्तों अगला प्रश्न में बोला जा रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर आर देयर इन इंग्लिश। तो कितने लैंग्वेज इंग्लिश में रजिस्टर हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो 5, यानी कि 5 लैंग्वेज जो हैं वो इंग्लिश में रजिस्टर्ड हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो एक लेटर है और लेटर के अनुसार जो है आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, लेटर के अनुसार जो है आंसर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज ऑन द डॉटेड लाइन इन दिस लेटर। तो डॉटेड लाइन के जगह पे जो है वो क्या होना चाहिए। तो डॉटेड लाइन के जगह पे जो है वो आपको क्या होना चाहिए। तो इसके अनुसार जो है आपका क्या होना चाहिए, नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
नाम दिया हुआ है। तो क्या छूटा हुआ है, तो यहाँ पे जो है क्या छूटा हुआ है, तो इसके अनुसार जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइटर का सिग्नेचर जो है वो छूटा हुआ है। क्या है, राइटर का सिग्नेचर जो है वो छूटा हुआ है, यानी कि द राइटर सिग्नेचर यहाँ पे डॉटेड लाइन में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगले प्रश्न में जो है वो पूछा जा रहा है, व्हाट डज द वर्ड डिपॉजिट मीन्स एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि डिपॉजिट का मतलब जो है वो क्या होता है। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। तो इसके अनुसार जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सम पेमेंट इन एडवांस, यानी कि एडवांस में जो पेमेंट दिया जाता है वो डिपॉजिट होता है। इसके अनुसार अगला प्रश्न जो है विच सेंटेंस, या तो विच सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज नॉट मेकिंग रिक्वेस्ट, या तो कौन सा रिक्वेस्ट को मेक नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी माई फ्रेंड सोहन एंड Mrs. Patel have stayed with you recently and have recommended your accommodation, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा मैथ का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। जी हाँ, तो इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम सारे मैथ में जो है वो क्या कर लेंगे, आंसर को टिक लगा लेंगे ताकि सॉल्यूशन देखने में आसानी हो। जी हाँ, तो इसका तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 32 का भी राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 33 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 35 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जहाँ तो 38 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा। 40 का भी ए हो जाएगा। जी हाँ, तो 40 का ए हो जाएगा। और आपका 41 का, जी हाँ, तो 41 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का राइट आंसर जो है वो आपको देख लीजिए ध्यान से ए हो जाएगा। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 45 का राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। जी हाँ, तो सी हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सारा मैथ सॉल्यूशन जो है हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो कौन सा जो है वो सही युग्म नहीं है, तो इसके अनुसार जो है वो बी जो है सही युग्म नहीं है। उसके अलावा सारा का सारा सही युग्म है, यानी कि नागचा प्लेट जो है वो आपका यूरेशियन एवं इंडियन प्लेट के बीच नहीं है। ये आपका सही नहीं है, बाकी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वनों की कमी, नगरीय और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो सभी जो है किस कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आबादी का बढ़ना, यानी कि आबादी बढ़ने से जो है ये सारी समस्याएं सामने आती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है सूडान में जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर को कम होने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ तो जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है वो उत्प्रवास। यहाँ तो उत्प्रवास जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है मयूरभंज, ध्यान दीजिएगा, मयूरभंज तथा केंदुझर, ध्यान दीजिएगा, केंदुझर लौह अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में है। जी हाँ, तो किस राज्य में है, तो भारत ये जो है
आपके भारत के, जी हाँ, तो भारत के उड़ीसा शहर यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है मयूरभंज और केंदुझर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है आगामी, ध्यान दीजिएगा, आगामी वे जनजातियां जो रहती हैं, जी हाँ, तो आगामी वो वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, तो आगामी जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है आपके नागालैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के पशु कल्याण बोर्ड मुख्य कार्यालय कहाँ है, जहाँ, तो भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय यानी कि मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चेन्नई, जी हाँ, तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुष्क हवा, जी हाँ, तो शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है, तो सांता आना शुष्क हवाएं कहाँ बहती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो है आपके कैलिफोर्निया में बहती है। अगला प्रश्न है दक्कन ट्रैप से आप क्या अभिप्राय है, जी हाँ, तो दक्कन ट्रैप से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है पठारीय काली मृदा, जी हाँ, तो पठारीय काली मृदा जो है दक्कन ट्रैप से अभिप्राय है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है द्वितीयक आंकड़ों के, जी हाँ, तो द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के प्रकाशित स्रोत शामिल नहीं है, तो कौन सा जो है वो प्रकाशित स्रोतों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति ये शामिल नहीं है। इसके अलावा जो है सरकारी प्रकाशन, व्यापारिक संघों का रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन सी वाला सही नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, भारत की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, तो नई आर्थिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको किसान की आय को दुगना करना, जी हाँ, तो किसान की आय को दुगना करना जो है नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए, जी हाँ, तो गरीबी उन्मूलन के लिए किन योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है, तो किन योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सारे के सारे जो हैं वो गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है पूर्ति वक्र, जी हाँ, तो पूर्ति वक्र में संचालन के प्रकार हैं, तो पूर्ति वक्र में संचालन के कितने प्रकार हैं, जी हाँ दोस्तों, पूर्ति वक्र में संचालन के कितने प्रकार हैं, तो पूर्ति वक्र में जो संचालन के प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से न्यून मांग का कारण क्या नहीं है, जी हाँ, तो न्यून यानी कि कम मांग का कारण क्या नहीं है, तो निवेश में वृद्धि जो है वो कम मांग का कारण नहीं है। अगर अगले आगे बात करें तो सरकारी व्ययों में कमी, करों में वृद्धि और निर्यात में गिरावट जो है वो कम मांग का कारण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वाणिज्यिक बैंक, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन किस माध्यम से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा मृदा का सृजन जो है वो किस माध्यम से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मांग जमाओं से, जी हाँ, तो मांग जमाओं से जो है ये किया जाता है। अगला प्रश्न है एक निश्चित विनिमय दर, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में भुगतान संतुलन का स्वचालित समायोजन लाया जाता है, तो स्वचालित समायोजन जो है वो किस माध्यम से लाया जाता है, तो ये जो है आंतरिक कीमतों के विवेचना के द्वारा जो है वो लाया जाता है। अगला प्रश्न है किसी न्यायाधीश के उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको होता है, तो ये जो है स्थानांतरित करने का जो अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को होता है, किसको होता है, भारत के राष्ट्रपति को होता, सॉरी, भारत के विधि मंत्री को होता है, किसको होता है, भारत के, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति ही सही आंसर है, क्योंकि उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो उच्च न्यायालय में जो जितने भी न्यायाधीश होंगे उसको स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को ही होता है। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है भारत, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, जी हाँ, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो होता है किसके द्वारा होता है, तो ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये जो है गठन नीति निर्देशक सिद्धांत
संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो इसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न में जो है वो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है अगले प्रश्न में? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा, जी हाँ, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों द्वारा, जी हाँ, तो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों को बढ़ाने से संबंधित है? तो लोकसभा के सदस्यों से बढ़ाने से संबंधित जो है वो 7वां और 31वां, जी हाँ, तो 7वां और 31वां जो है वो संविधान संशोधन संबंधित है। जी हाँ, तो संविधान संशोधन संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसा की संरक्षण प्रदान करती है? तो ये जो है आपको कौन सा संरक्षण देती है? तो अनुच्छेद 20 जो है वो संरक्षण प्रदान करती है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है? तो संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। जी हाँ, तो लोकसभा के स्पीकर द्वारा जो है वो अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? जी हाँ, तो संवैधानिक यानी कि संविधानोत्तर कहा जाए तो संवैधानिक संस्था है। तो इसका राइट आंसर जो है योजना आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है वो पूछा जा रहा है कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। जी हाँ, तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। ये कहावत यानी कि ये शब्द जो हैं किसने लिखे या फिर किसके द्वारा कहे गए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो मीर तकी मीर, जी हाँ, तो मीर तकी मीर के द्वारा जो है ये कहे गए हैं। अगला प्रश्न जो है, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ? तो शून्य का आविष्कार के बारे में हम लोग जानते हैं कि शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया, और आर्यभट्ट जो है वो भारत के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत जो है लॉर्ड बेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा नगर सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विवादित था। और अगर बात की जाए डॉकयार्ड का कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। और कालीबंगा का, जी हाँ, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक में लिखा था भारत, जी हाँ, तो भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। ये किसने अपनी पुस्तक में लिखा है? तो इसको लिखने वाले जो थे वो कौन थे? आपके महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी ने जो है इसे लिखा था अपनी पुस्तक में। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम जो है वो क्या है? तो कालक्रम की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो कालक्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसके बाद जो है मैसूर, जी हाँ, तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद जो है तृतीय मराठा युद्ध हुआ, उसके बाद जो है आपको तृतीय बर्मा युद्ध, यानी कि जो है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2, जी हाँ, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में भी जो है यही पूछा जा रहा है सुमेलित करने के लिए। तो सुमेलित करने के लिए जब बोला जा रहा है तो इसके अनुसार जो है पुर्तगाली, तो सबसे पहले पुर्तगाली की बात की जाए तो ये जो है वो कहाँ आए थे? तो पुर्तगाली जो है, जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाली जो है वो कहाँ आए थे? तो पुर्तगाली जब, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगाली जब आए थे तो वो कहाँ आए थे? तो पुर्तगाली पणजी में आए थे, गोवा के तट पर आए थे। कहाँ आए थे? पुर्तगाली जो है वो गोवा के तट पर आए थे, यानी कि पणजी हो जाएगा। और डच की बात की जाए तो डच जो है
वो कहाँ आए थे? तो मछलीपट्टनम में आए थे। और अंग्रेज की बात की जाए तो अंग्रेज जो है वो मद्रास में आए थे और फ्रांसीसी पांडिचेरी में आए थे। इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि जो है एक व्याकरणी थे, यानी कि व्याकरणविद थे। इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो है पूछा जा रहा है, दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश विद्युत सेल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है। तो समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रस्तुत करता है, तो कौन प्रस्तुत करता है? तो आर्सेनिक जो है वो प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, अपक्षय अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक थीटा का मान क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो आवश्यक थीटा का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो आवश्यक थीटा का मान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, एक पुष्प, सॉरी दोस्तों, पुष्प एक उदाहरण है। तो पुष्प जो है किसका उदाहरण है? तो पुष्प की अगर बात की जाए तो ये एक आपका प्ररोह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्ररोह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जल में H और 2 का भारानुपात क्या होता है? तो जल और H का भारानुपात की बात की जाए तो 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है। अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत की बात की जाए तो क्या है? तो रेडियो एक्टिव खनिज। जी हाँ, तो रेडियो एक्टिव खनिज जो है हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है कि निम्न से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो निम्न में से किसका आकार जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा? तो रेडियम का आकार जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा रेडियो रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो ये जो है आपका सी वाला जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। यानी कि क्या बोला जा रहा है, SO2 को जब 2H2S से अभिक्रिया करवाएंगे तो 2H2O प्लस 3S क्या हो जाएगा? निकलेगा, यानी कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो है वो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है अगले प्रश्न में? तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, बाष्पोत्सर्जन पादप के किस भाग से होता है? जी हाँ, तो बाष्पोत्सर्जन पादप के किस भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी वायवीय भागों से जो है बाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट की बात की जाए तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। यहाँ पे अपरूप राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनून मिल्य। जी हाँ, तो अनुन्मील्य परागन का क्या लाभ है? तो अनुन्मील्य परागन का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, परागन कारकों पर अनिर्भरता जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है, ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है? तो ग्लिसरीन की बात की जाए, किसकी? ग्लिसरीन की बात की जाए तो ये जो है आपका एल्केन का, किसका? ग्लिसरीन जो है वो एल्केन का कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, सोनालिका व कल्याण। जी हाँ, तो सोनालिका व कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? जी हाँ, तो किसकी किस्में हैं? तो सोनालिका और कल्याण की अगर बात की जाए तो ये जो है आपके गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। अगला प्रश्न है, एल्किल हैलाइडो। जी हाँ, तो एल्किल हैलाइडो को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में जो है वो बांटा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में? तो हमारा अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है, पनीर किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो पनीर जो है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो पनीर की अगर बात की जाए तो ये जो है किसकी सहायता से? तो स्ट्रेप्टोकोस और लैक्टोबैसिलस की सहायता से बनाया जाता है, यानी कि डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 उपग्रहों। जी हाँ, तो 2 उपग्रह एक ही वृत्त कक्षा के चक्कर
लगा रहे हैं। जी हाँ, तो दो पूरा एक ही चक्कर लगा रहे हैं, एक ही कक्षा का चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो है वेग कैसा रहेगा? समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा। अगला प्रश्न में जो है बोला जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जी हाँ, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक तुलनात्मक अनुभारों वाले एल्कोहल के क्वथनांकों की अपेक्षा होते हैं। तो क्वथनांकों की अपेक्षा क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विस्पंद। जी हाँ, तो विस्पंद उत्पन्न होते हैं। तो विस्पंद जो हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? तो विस्पंद की अगर बात की जाए तो विस्पंद कैसे उत्पन्न होते हैं? तो लगभग समान आवृत्ति के तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा जो है विस्पंद उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 2.5 इंटू 10⁻7 मीटर के वेग से गतिमान एक प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल जो है वो कितना होगा? तो प्रोटॉन पर जो लगने वाला बल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, 12 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अम्ल वर्षा। ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा निम्न में से किसके कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि अम्ल वर्षा जो है वो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण, किसके कारण? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है वो अम्ल वर्षा होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निम्न के साथ बदलता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है किसके साथ बदलता है? तो इलेक्ट्रॉन के वेग के साथ जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वायु है। तो वायु क्या है? तो वायु की अगर बात की जाए तो वायु जो है एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न है प्रबलतम, जो है तो प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो प्रबलतम अपचायक की अगर बात की जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? तो लिथियम जो है प्रबलतक अपचायक है। अगला प्रश्न है जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व पर दाब बढ़ाकर 3 गुना कर दे तो उस तत्व का मध्य आयु क्या हो जाएगा? तो उसका मध्य आयु जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अति चालकता प्रक्रम की खोज किसने की थी? तो अति चालकता प्रक्रम की खोज जो है वो किसने की थी? तो कैमरलिंग-ओस ने। जी हाँ, तो कैमरलिंग-ओस ने जो है वो अति चालकता, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अति चालकता प्रक्रम की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग मैथ के क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? मैथ के क्वेश्चन की तरफ, जो कि 31 नंबर से शुरू हो रहा है। जी हाँ, तो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैथ का सवाल, जो कि 31 से है। तो बोला जा रहा है A=0 लेमडा। तो इसका जो राइट आंसर जो है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही दिया, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा लेमडा ई पी ब्रैकेट ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है A=, क्या बोला जा रहा है? A=, XYZ और B=1 2, तब ए और बीच के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो ए और बीच का जब बीच का संबंध हमको ज्ञात करना रहेगा तो इसके लिए दोस्तों इसके लिए थोड़ा कैमरे को करेंगे जूम आउट ताकि आप लोग को सही से दिखाई दे जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू क्या निकल सकता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए फार्मूला होता है ए इंटू बीच, यानी कि इनके बीच का जब संबंध दिखाना होता है। जी हाँ, तो जब इसके बीच का संबंध दिखाना होता है तो होता है ए इंटू बी। जी हाँ, तो ए इंटू बी, जहाँ पे जो ए है, जी हाँ, तो जहाँ पे जो ए है वो पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। और बी भी जो है आपका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का पावर 6 करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 64, यानी कि 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? इसका राइट आंसर जो है वो 64 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है कॉट। ध्यान दीजिएगा, कॉट लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। कॉट
माइनस 15π/4 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा। जी हाँ, तो वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब माइनस अंदर में रहता है, जी हाँ, तो माइनस जब अंदर में रहता है तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, यानी कि माइनस कॉट 15π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15π/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि कॉट माइनस थीटा, या तो कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। इसके अनुसार जो है हमने माइनस को बाहर निकाला है। उसके अनुसार हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, जी हाँ, तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आगे जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग जो है वो इसमें जो हमारा थीटा का वैल्यू इतना है इसको एक्सप्लेट कर देंगे, यानी कि एक्सप्लेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, या तो माइनस कॉट थीटा और 4π माइनस π/4 हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16, 16 में से एक जाएगा तो 15 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग और क्या कर सकते हैं, माइनस कॉट इंटू, या तो इंटू 2π इंटू 2 माइनस π/4 हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो है यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या कॉमन निकालेंगे, यानी कि इसका जो है पूरा का पूरा कॉमन जब निकालेंगे, इसका पूरा जो पूरा फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है कि कॉट थीटा क्या बनता है, कॉट 2n π, या तो कॉट 2n π माइनस थीटा इज इक्वल टू जो है होता है माइनस कॉट थीटा हो जाता है। तो इसके अनुसार जो है यहाँ से हम लोग बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट पाई, जी हाँ, तो माइनस कॉट π/4 हो जाएगा। और इसके बाद जब हम लोग इसको जब बदलाव करेंगे तो हो जाएगा कॉट, ध्यान दीजिएगा, कॉट π/4, और π/4 यानी कि 180 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 45। और कॉट 45 का वैल्यू जो है, यानी कि इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे, कॉट 180/4, यानी कि पाई का वैल्यू 180 होता है और इसका वैल्यू 45, तो कॉट 45 का वैल्यू जो है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है 33 का क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है आपको बार बार लगातार ही देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रश्न बार बार लगातार ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बहुत ही हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे प्रश्न को। तो सीधे तौर पे, जी हाँ, तो सीधे तौर पे x के साथ जो भी अगर सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 15⁻7 प्लस 3x माइनस 15⁻17, अगर दोनों जब समान स्थिति में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों जब समान स्थिति में रहेगा तो x के साथ जो ही मल्टीप्लाई में रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा, आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वो राइट आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा में जाएगा, तो लंबा से हम लोग को बचना है, शॉर्टकट से हम लोग को चलना है। और अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लेता हूँ ताकि दिखाई जाए आपको। कहा जा रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अनुक्रम में nवां पद n² और 2n है तब a7, तो a7 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, n बराबर जो दिया हुआ है, n बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, n बराबर जो है हम लोग को निकालना है 7। क्या निकालना है, 7, और a7 का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और 2 का पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहले ही दिया हुआ है an, क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, को दिख नहीं रहा होगा, an, जी हाँ, तो an इज इक्वल टू दिया हुआ है n का स्क्वायर और 2n। ध्यान दीजिए, ये वाला n इसका पावर बन गया और ये वाला इसका, यानी कि अगर ये वाला n के अनुसार जो है हम लोगों ने इसको मॉडिफाई किया, यानी कि क्या हो जाएगा,
अगर यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 2 का पावर 7 करेंगे तो 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 128 हो जाएगा। इसके अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा राइट आंसर जो है आपको यहीं से मिल गया। तो इसका राइट आंसर जो है 49/128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 905 का मान कितना होता है। तो 905 का मान की अगर बात की जाए तो ये आपका डायरेक्ट ही, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका डायरेक्ट ही फार्मूला के बेसिस पे है। क्या है, आपको डायरेक्ट ही फार्मूला के बेसिस पे दिया हुआ है कि 905 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, 905 का वैल्यू जब भी पूछेगा इस प्रकार से 905 का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 905 यानी कि 9 - 5 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका 4 आंसर दे रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से जो है आपका 4 आंसर डायरेक्टली निकल जा रहा है। अगला प्रश्न जो है वो समांतर श्रेणी का पद है। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो के का मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, के का मान जो है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से फॉर्मूला, अगर आप लोगों को पता होगा तब यहाँ से फॉर्मूला होता है D = D, यानी कि डिफरेंस जो है हर कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। कैसा होता है डिफरेंस, हर कंडीशन में जो है बराबर होता है, यानी कि होता है x2, जी हाँ तो n2 - n1 और n3 - n2 होता है। जहाँ तो n2 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम गौर से देखें क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, k + n, ये n1 हो गया, 2k + 1 दूसरा हो गया, और k + 7 तीसरा हो गया। तो इसको चलिए यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या पुट कर सकते हैं हम लोग वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो n2 जो है 2k + क्या है दिया हुआ, तो 2k + 1 है। और n1 की बात की जाए तो n1 जो है क्या दिया हुआ है, n1 तो n1 जो दिया हुआ है k + 3 दिया हुआ है, बराबर n3 जो है वो क्या है, तो k + 7 और -2k + 1 हो जाएगा। चलिए इसको जब सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद पता चलेगा तो 2k + 1 -k और -3 = k + 7 -2k प्लस के जगह पे हो जाएगा माइनस, यानी कि देखिए 2k में से 1k घट जाएगा तो k बचेगा, क्या बचेगा, k बचेगा, और 1 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा, या तो -2 बचेगा। उसके बाद देखिए k में से 2k घटेगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला पहले लिखेंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो बाकी बचेगा 2, और 7 है ना, 7 में से 1 जाएगा तो बाकी बचेगा 6, और k में से 2k घटेगा तो -k बच जाएगा। देखिए एक साइड करेंगे, ये माइनस वाला इधर, ये माइनस वाला इधर, यानी कि 2k k जुट जाएगा तो 2k = 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू जो है 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना आ गया, आपका 4 आ गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो 4 आपका दिया हुआ। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका से सापेक्ष माध्य विचलन निकाली। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य विचलन का जो फॉर्मूला होता है, जी हाँ, तो माध्य विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। और विचलन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा xi - m होता है, xi - m होता है, जहाँ पे और डिवाइडेड बाई m, जहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू जब देख लें xi - 1 यानी कि सभी संख्याओं को योग करके माध्य में से घटाने पर जो है 27 मिलेगा। कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, और कुल संख्याओं की संख्या 9 है। जब डिवाइड देंगे तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 या राइट आंसर जो है आपका दिया हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हल करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसको हल करने के लिए बोल रहा था। ऐसे प्रश्न हमने बार बार लगातार ही हल करा है, जी हाँ, तो इसको बार बार हमने हल किया है। तो चलिए हम इसको फिर से हल करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को।
यहाँ तो 40 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग फिर से इसको हल करते हैं। तो दिया हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। तो ये जो है डायरेक्ट ही इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो डायरेक्टली इसको आंसर टिक लगा दीजिए, -23 बाई -23 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आ सकता है। तो माइनस क्या दिया हुआ है, लिखेंगे -15 3x - 2 और 5 बड़ा या बराबर 0 के हो सकता है। तो इसके अनुसार जो है ये 5 जो है क्या हो जाएगा, ये 5 जो है हटाने के लिए, क्या करने के लिए, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसके अनुसार जो है आपको हो जाएगा कितना, -75 जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 3x - 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बड़ा या बराबर होगा 0 के। जहाँ तो बड़ा या बराबर हो, बड़ा या छोटा या बराबर होगा 0 से। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, -25 बड़ा, क्योंकि ये 3 जो है इधर आएगा तो कट जाएगा, यानी कि -25 जो है वो छोटा होगा x -2 से और छोटा या बराबर होगा 0 से। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, तो ये 2 को हटाने के लिए 2 को हम लोग उधर लेके चल जाएंगे, यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 2 को उधर भी ऐड करेंगे, 2 को हर तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा -23, जहाँ तो -23 छोटा होगा x से और छोटा या बराबर होगा, यहाँ पे जब 2 ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 हटाना है तो क्या हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा +2, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए तो x का वैल्यू जो इसके अनुसार हो जाएगा -23 और प्लस तो प्लस नहीं लिखते हैं, 2 हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए में राइट आंसर दिया हुआ। अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि वृत्त इतना इतना इतना, यानी कि x - 2 x - 4 प्लस y - 1 और y - 3 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है। केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है। तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो है वो इसको डायरेक्टली ही हम आंसर टिक करेंगे, क्या, 3 2 और √2, 3 2 और √2 जो है इसका राइट आंसर डायरेक्टली बनाएंगे। उसके बाद जो है हमने ऐसे वाले क्वेश्चंस को जो है पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, तो आप चाहें तो पिछला वीडियो देख करके, जी हाँ, तो हमारा जो है पिछला वीडियो देख करके आप इस क्वेश्चन नंबर 42 को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम पास होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न में जो है वो आपका डायरेक्ट बोल रहा है, निम्नलिखित से कौन सा कथन ज्ञात कीजिए, संख्या 3 अभाज्य है या विषम। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या 3 जो है अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है, तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है कि एक पासे के 5 बराबर यच्छाकृत फेंका गया। जी हाँ, तो एक पासे को 5 बार फेंका गया, कितना बार फेंका गया, 5 बार बोल रहा है। ध्यान दीजिए कि एक पासा को 5 बार फेंका गया है, तो एक निश्चित ऊपरांक आने के, यानी कि 4, क्या बोल रहा है, कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब किसी भी पासे को, ध्यान दीजिए, किसी भी पासे को 5 बार लगातार फेंकेंगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा बार, यानी कि 5 5 5 5 बार उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का पावर 5 हो जाएगा। तो देखिए किसी भी अंक के 4 और ऊपर आने के लिए देखिए सबसे पहले 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब 1 अंक बोला जा रहा है तो कितना अंक बोला जा रहा है, 1 अंक, तो देख लीजिए 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, टोटल है पासा कितना, 6, कितना है टोटल पासा, 6, और हम फेंक कितना मार रहे हैं, 5 बार, कितना बार फेंक रहे हैं,
5 बार। लेकिन जब 5 बार फेंकेंगे, क्या करेंगे, 5 बार फेंकेंगे तो हम कितनी बार पा सकते हैं, तो 5/6। क्या नहीं आ सकता है, तो 5 यानी कि एक बार आएगा तो 5 बार कोई अलग आएगा। एक बार फेंकेंगे तो कोई एक संख्या एक ही बार आ सकता है, और दूसरा जो है 5 बार आएगा। कितना बार आएगा, 5 बार। तो ये 5/6। जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार। और हम लोग कितना बार फेंक रहे हैं, तो 4 बार। कितना बार हम लोग को चाहिए, 4 बार। तो इसके अनुसार जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 25/7,776 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। ये शॉर्टकट ट्रिक है, यहाँ तो इसको शॉर्टकट ट्रिक कहेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अगर एक संख्या लाना है तो एक बार आएगा, और बाकी कितना, 6 तक आएगा हमारा। कितना बार लाना है, 4 बार लाना है। अब चूंकि 4 बार लाना है तो 5 अलग आएगा। इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, फिर चूंकि 5 बार फेंकना है, और कितना आएगा, एक आएगा एक संख्या, और बाकी 5 बार अलग अलग आएगा। इसका प्रायिकता निकाल लेंगे 6, और इसको जब सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में जो है, देखिए हमारा अगला प्रश्न यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन में जो है वो बोला जा रहा है x/3 + 9y का पावर 10 के प्रसार के मध्य पद कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो है ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्ट ही जो है हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पावर को सभी को कंज्यूम करना पड़ता है। यानी कि 61,236 x का पावर 5 और y का पावर कितना हो जाएगा, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए, जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए कि प्रैक्टिस सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्या ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ।